नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अमेरिका में मई महीने की महंगाई दर 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गई है। जी हां, पिछले महीने वो 3.8 थी, इस महीने 4.1 हो गई है, जबकि वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि 2 के करीब उसे रखा जाए। दूसरा, बॉन्ड यील्ड में अमेरिका में गिरावट देखी गई है। 2 साल, 10 साल और 30 साल तीनों में गिरावट देखी गई है। और चाइना में सोने की रिटेल ट्रेडिंग पर वहां के बैंकों ने सख्ती की है। इन सब के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहे सोने ने कुछ उछाल देखा है। तो क्या सोना का अब यू टर्न शुरू हो गया है? इन तमाम चीजों पर और इन बड़ी खबरों पर समझने की कोशिश करते हैं, इन खबरों के पीछे के असर का। वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, शुक्रिया। शरद सर, सबसे पहले तो अमेरिका में जो मई की महंगाई दर आई है वो 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है, 4.1। पिछले महीने ये अप्रैल में 3.8 थी। तो क्या ये जो महंगाई दर बढ़ी है, इसका भी सर सोने चांदी पर कुछ असर पड़ता है? जी हाँ, 4.1 नहीं विक्रांत, 4.2 आई है। दो। मैं थोड़ा जी, सा मैं अपने संशोधित आपको कर दूं। जी। हाँ, थोड़ा 4.2 आई है, जो अमेरिका के स्तर से बहुत ज्यादा है। हम्म। इनफैक्ट भारत में पिछले महीने 3.9 आई थी। वो थोड़ी सी आउटडेट हो गई है, उससे भी ज्यादा आई है अमेरिका में निकल के, जबकि अमेरिका के लिए बहुत हाई है। और ये सब ट्रम्प साहब का किया धरा है। पहले उन्होंने टैरिफ की वजह से वहां महंगाई आई। जो उन्होंने टैरिफ लगाया, कहने को तो देशों पे लगाया, असल में टैरिफ अपने ऊपर ही लगाया, अपनी जनता के ऊपर लगाया, सामान वहां पर महंगा पहुंचा। उसके बाद ईरान युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल की कीमतें, इसको देखते, इसके बावजूद कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का उत्पादक है, उसको बाहर से ना के बराबर लाना पड़ता है, पर कीमतों को सम्मान उसको भी करना पड़ता है। इसलिए क्रूड ऑयल की वजह से वहां पर एनर्जी प्राइसेस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई अमेरिका में, जिसकी वजह से आपको ऊंचा दिखाई देता है। जी हाँ, अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका इसका डबल असर होता है। हम्म। एक तरफ महंगाई बढ़ने का असर ये देखा जाता है कि इसकी वजह से फेड रेट बढ़ाएगा आगे, और फेड रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं और फिर सोने चांदी पर दबाव महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ जो गोल्ड की बेसिक थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती है तो उससे करेंसी वीक होती है, क्योंकि करेंसी, आप ज्यादा पैसा कम सामान खरीद पाता है, और इससे सोना चांदी में बढ़ोतरी होती है। बाय द वे, मैं ये बता दूं, अगर आपको मेरी दोनों आंखें चमकती हुई नजर आ रही हैं तो मैं किसी हॉरर मूवी की शूटिंग करके नहीं आ रहा हूँ। ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि मेरे सामने अभी कुछ यहाँ पर शूट चल रहा था, उसकी बहुत ब्राइट लाइट जल रही ओह। थी। मैंने उनको कहा, टीम को, कि इसको जलता छोड़ दीजिए, हाँ। क्योंकि मैं स्वतंत्र पे शो करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, मेरी आंखें आंखें चमकेगी, और हाँ। ये चमकती हुई आंखें आगे सोने चांदी की चमकती हुई कीमतों के लॉन्ग रन से संकेत ले सकते हैं आप इससे। खैर, वापस वापस मुद्दे पर आते हैं। तो जी। इसलिए दोहरा व्यू ये आता है कि ऐसा माना जाता है कि जब महंगाई होती है तो करेंसी वीक होती है, तो इससे सोना चांदी मजबूत होता है। तो शॉर्ट टर्म में तो ये महंगाई सोने चांदी पर प्रेशर डालती है, जी। पर लॉन्ग टर्म में महंगाई जो है वो सोने चांदी की कीमतों को ऊपर ले जाती है। हाँ सर, दूसरा वहां पर सर 2 साल वाले भी और 10 साल वाले भी और 30 साल वाले भी बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट देखी गई है। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? अब बॉन्ड यील्ड देखिए, गिरना सोने चांदी के लिए अच्छा है। हम्म। बॉन्ड यील्ड की गिरावट का मतलब है कि फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा नरम पड़े हैं अमेरिकी निवेशक। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। सोने चांदी के लिए अच्छा है। पर इस समय दिक्कत यह है कि ये जितने पैमाने देखिए, इन पैमानों को, इसको ऐसे समझिए आप, डॉलर जी। इंडेक्स है, हाँ। बॉन्ड यील्ड है, महंगाई है, इनको आप ऐसे समझिए कि जो इनके पीछे प्रिंसिपल चलता है, सिद्धांत चलता है, वो सिद्धांत तो मैं आपको बताता रहता हूँ। बॉन्ड यील्ड अगर हाई है तो सोने चांदी में गिरावट आएगी, डॉलर इंडेक्स हाई है, सोने चांदी में गिरावट आएगी, महंगाई है तो शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में गिरावट आएगी, ये सब उल्टा है तो सोने चांदी बढ़ते हैं। ये तो रहा सिद्धांत। हाँ। पर दिक्कत यह है कि अमेरिका में, जो मैंने आपको कल भी बताया था, कि दिक्कत यह है कि अमेरिका में इस समय डॉलर को लेके हम्म। बहुत बड़ी डेरिवेटिव मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग, यानी कि लॉन्ग खड़े किए जा रहे हैं, डॉलर को मजबूत, जबरदस्ती ये कोशिश की जा रही है। हम्म। तो ये ध्यान, और ऊपर से सोना चांदी में जबरदस्ती बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट किए। हाँ। तो जब आप आर्टिफिशियली कुछ करते हैं तो जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उसके, वो सिद्धांत फिर पीछे रह जाते हैं। हाँ। तो ये समझने वाली बात है। कई दफे आपको लगता होगा, भाई इन्होंने तो कहा था बॉन्ड यील्ड कम होती है तो हाँ। सोना बढ़ता है, ये एक सिद्धांत है। हाँ। इन्होंने तो कहा था कि भाई डॉलर इंडेक्स जो है
बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है, पर ये तो बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है। तो हाँ इस सिद्धांत तब काम करते हैं जब सामान्य परिस्थिति हो। हाँ पर अगर किसी मार्केट में असामान्य परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जाए, वहां पर जबरदस्ती आप सट्टे के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट खड़े करेंगे, तो फिर सिद्धांत इसमें सेकेंडरी हो जाता है, और हाँ। वो जो आर्टिफिशियल परिस्थिति होती है वो ऊपर आ जाती है। सर, चाइना के बैंकों ने रिटेल गोल्ड ट्रेडिंग पर कुछ सख्ती की है, तो क्या जो कीमतों में अस्थिरता आई थी उसका उसका डर है इसके पीछे कारण, या कुछ और भी इसके पीछे समझ में आता है? नहीं देखिए, ट्रेडिंग में जो कल और परसों में सख्ती चाइना में देखी गई, वो इसलिए देखी गई क्योंकि परसों बड़ी गिरावट आई। हाँ 4100 डॉलर से गिर के 4000 डॉलर, फिर 4000 डॉलर से भी सोना जब नीचे आया, हाँ तो जो वहाँ चाइना में भी जो है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। हाँ स्पेकुलेशन वहां भी होती है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होती है, कम हाँ होती है पर होती है। हाँ तो क्या होता है, जब बहुत बड़ी गिरावट आती है तो जो मार्जिन ट्रेडर्स ने दिए होते हैं वो मार्जिन फिर धुलने लग जाते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है हाँ कि मार्जिन आपने दिया हुआ है और मार्जिन से ज्यादा की गिरावट आ गई, तो हाँ फिर तो आपका एक्सचेंज के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से वसूलेगा पैसा, उसका मार्जिन तो सारा धुल हाँ। गया। तो उसको, उस मार्जिन को धुलने से रोकने के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। हम्म, जब ऐसा लगता है कि मार्जिन, मान लीजिए मैंने 10% लिया हुआ और एक दिन में 10% से ज्यादा गिरावट आती है, तो मैं 8% पहुंचते मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। हम्म, क्योंकि अगर 10% ज्यादा की गिरावट आ गई तो उसका मार्जिन तो सारा वॉश आउट हो जाएगा। हाँ फिर एक्सचेंज को पैसे वसूलने के लिए ट्रेडर्स के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और कुछ ट्रेडर्स ना भी दे पाए तो वो एक्सचेंज का लॉस हो जाता है। हम्म, तो इसलिए ट्रेडिंग रोक दी गई थी जब बड़ी गिरावट आई थी। वो मैं समझता हूँ एक टेम्परेरी वो था। ट्रेडिंग रोक देना ये अक्सर किया जाता है, इस शेयर मार्केट में भी कर दिया जाता है, किसी शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आती है। हाँ क्योंकि आप जो फ्यूचर्स मार्केट होती है, उस फ्यूचर्स मार्केट सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के बेसिस पे चलती है। और हम्म, जो लोग नहीं समझते, मैं बता देता हूँ, मान लीजिए इस समय 1 करोड़ 40 लाख रुपए का 1 किलो सोना है, हाँ और आप 14 लाख दे के 1 किलो सोना ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपने 14 लाख रुपए दिए और 1 करोड़ 40 लाख का सोना आप खरीद लिया। अब मान लीजिए आपने सोना खरीदा हुआ है 1 करोड़ 40 का, हाँ दिए हुए हाँ हैं आपने 14 लाख रुपए। हाँ अब मान लीजिए सोने की में गिरावट आई, 1 लाख 25 पे आ गया, 1 करोड़ 25 पे आ गया। तो 1 करोड़ 25 पे आया तो जो डिफरेंस है वो 15 लाख का हो गया। हाँ, आपने जो मार्जिन दिया हुआ है वो 14 लाख वो का है। 14 लाख। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही 1 करोड़ 30 पे आएगा वो ट्रेडिंग को रोक देंगे, हाँ क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका पास जो मार्जिन आया हुआ है वो समाप्त हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस मैथमेटिक्स को समझ रहे होंगे। हाँ तो वो एक टेम्परेरी चीज होती है, उसके बाद मार्केट शॉर्ट कवरिंग होती है, उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, और सौदे, इसको हम देसी भाषा में सौदे काटने कहते हैं। तो हाँ सौदे जब काटे जाते हैं वो फिर सिचुएशन ठीक हो जाती है। उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अमेरिका में हाँ ट्रेडिंग रोक दी गई, ये बहुत बड़ी हेडलाइन, चाइना में ट्रेडिंग रोक दी गई, बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई। इससे हाँ। इसकी तो बहुत ही छोटे 2-3 घंटे का खेल होता है जी। तो एक और चीज सर, इसी को अगर कोरिलेट करके अगर हमें थोड़ा समझा जाए कि ये छोटी सी चीज जो आप बता रहे हैं कि जो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि ट्रेडिंग रोकी जाए क्योंकि तेज गिरावट आई थी, अब तो हालांकि कल सोने में उछाल भी देखा गया। तो एक तरफ तो सर चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं, दर्शकों के दिमाग जहन में ये भी सवाल आएगा, और दूसरी तरफ वहां पर रिटेल ट्रेडिंग को इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो कोई कंट्रास्ट है, या इसको ऐसे ही नॉर्मल खबर की तरह देखा जाना चाहिए? नहीं नहीं, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, क्योंकि जो लोग खरीद रहे हैं वो स्पॉट मार्केट में खरीद रहे हैं, वो हार्ड फॉर्म में सोना खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, कॉइन्स खरीद रहे हैं। और ये जो ट्रेडिंग रोकी गई, ये डेरिवेटिव मार्केट में रोकी गई। डेरिवेटिव मार्केट अलग होती है, स्पॉट मार्केट अलग होती है। डेरिवेटिव मार्केट में, जिसको हम सट्टे की मार्केट कहते हैं, असल में दिक्कत क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट का ना हिंदी में कोई बहुत सुंदर हाँ शब्द वो नहीं है। सच। वो 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 सट्टा एक ऐसा शब्द है जो कि सुनने में बड़ा सट्टा अटपटा, तो ये हाँ सट्टा बड़ा अटपटा सा लगता है। पर क्या करें, अब हिंदी में कोई इसका शब्द ही नहीं है। तो जो फ्यूचर्स मार्केट है वो रोकी गई थी, वो उससे स्पॉट मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो सिर्फ एक एक क्योंकि एक्सचेंज को लॉस का रिस्क हो जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो सर, इससे एक और सवाल ये उठता है कि क्या चीन में भी वहां पर फिजिकल गोल्ड को बढ़ावा देने और जो लिवरेज ट्रेडिंग है या जो सट्टेबाजी है, डेरिवेटिव्स है, उसको कंट्रोल करना, क्या इस तरीके की भी मंशा दिखाई दे सकती है वहां की? हो सकता है, क्योंकि चीन में सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, हाँ और वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। वहां पर कुछ भी हो सकता है। हाँ कंपनी चलती चलती उनके बीच में सरकार को फोन आ जाता है कि हमारा डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो वहां पर चाइना चाइना में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यह सच है कि चाइनीज सरकार लगातार सोना इकट्ठा कर रही है। आज मेरे चैनल पर शरद को वीडियो शाम को आएगा,
जी। जिसमें मैंने आज इस खींचातानी की जो रस्साकशी का खेल चल रहा है, एक तरफ अमेरिका में बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करे जा रहे हैं, एक तरफ चाइना में जो है सोना इकट्ठा किया जा रहा है, ये बीच में क्रॉस फायर में जो सोना फंसा हुआ है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। मैं आपके सब्सक्राइबर्स को निवेदन करूंगा, आप उस चैनल को भी, शरद कोहली ऑफिशियल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और शाम को मैंने इसी पे विश्लेषण किया है, पर यहाँ भी मैं उसी को बता रहा हूँ जी। कि जो चाइना में सोना जो खरीदा जा रहा है वो रिटेल रिटेल हाउस होल्ड खरीद रहे हैं और सरकार खरीद रही है। हाँ। ये जो ट्रेडिंग वाला सोना है ये स्टॉक एक्सचेंज यानी वहां की, हाँ। सॉरी, कमोडिटी एक्सचेंज का सोना है, जहां पर इसको इसको बेच और खरीद वैसे ही होती है जैसी एमसीएक्स में होती है, हम्म। जैसी कॉमेक्स में होती है, जैसी लंदन कमोडिटी मार्केट में होती है। उसी प्रकार से उस सब कमोडिटी एक्सचेंजेस एक जैसे चलते हैं, पूरी हाँ। दुनिया में एक ही नियम होता है, एक जैसे चलते हैं। मार्जिन परसेंटेज फर्क हो सकती है, पर सैद्धांतिक रूप से एक जैसे चलते हैं। सर एक सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, और क्योंकि अब ये जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आएगी, फेड की जो कमेंट्री हुई थी फेड चीफ की, उसके बाद सोने चांदी पर ये असर पड़ा, लोग मानते हैं कि वही सबसे बड़ा कारण रहा। तो क्या अभी भी अब आप हालांकि शुरुआत से कह रहे हैं कि शायद रेट ना बढ़ाएं, भले ही उन्होंने कहा है, लेकिन क्या अब भी फेड का लगता है कि बाजार रेट बढ़ा सकते हैं वर्तमान कंडीशंस को देखते हुए, या फिर वो जरूरत से ज्यादा डर गए थे, ज्यादा उन्होंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था? क्या लगता है सर वर्तमान स्थिति में? देखिए, उन्होंने जो कमेंट्री की थी वो, क्योंकि आधे आधे लोग बटे हुए थे हाँ। इसके खिलाफ, बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, और उनको सिद्धांतों का रिस्पेक्ट, 4.2 अगर इन्फ्लेशन आई है तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई आगे बढ़ सकती है। पर हाँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बढ़ेगी इस साल। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि, आपको पता होगा जब जेरोम पावल थे और जब वो रेट नहीं घटाते थे तो उनको उनको गालियां तक पड़ जाती थी हाँ। कि भाई आप क्यों नहीं रेट घटा रहे हैं, और ये है वो है, वो स्टूपिड है, ये कई शब्दों का वो इस्तेमाल करते थे उस समय। तो मुझे नहीं लगता कि वो रेट बढ़ेंगे, ये मात्र एक कमेंट्री है। और अगर इन द मीनवाइल, मैंने आपको पहले बताया था कि दो जो मुख्य कारण थे अमेरिका में महंगाई के, वो हाँ। दोनों के दोनों कारण, उनकी आग अब बुझ चुकी है। टैरिफ भी अब, जो बेसलाइन टैरिफ है 150 दिन के लिए उन्होंने लगाया है, हाँ। वो टैरिफ भी 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो सेक्शन 122 में लगाएंगे, 301 में लगाएंगे, 122 का तो लगा ही हुआ था, 301 में लगाएंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं, क्या करेंगे। बाकी वो वाले टैरिफ तो अब वापस वो नहीं ला पाएगा अमेरिका। वो हम्म। जो 50-50%, 200% टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जो पिछले साल सारा ड्रामा चलता रहा, वो अब वो नहीं कर पाएंगे। एक वो कारण हट चुका है। दूसरा क्रूड ऑयल कारण था, क्रूड ऑयल की कीमतें अब ठंडी हो चुकी हैं। तो इसलिए दोनों कारण हट चुके हैं। मुझे लग रहा है महंगाई अमेरिका में यहाँ से अब और ऊपर नहीं। और तीसरा इलेक्शन है। हाँ, इलेक्शन बिल्कुल। में अगर महंगाई बढ़ी रही तो ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो इन दो तीन कारणों से मुझे लग रहा है महंगाई अब वहां पर आने वाले महीनों में शांत कर दी जाएगी। हो हम्म। जाएगी नहीं, कर दी जाएगी। और हाँ। जैसे ही शांत होगी, आपको सोना चांदी यहाँ से वापस फिर से स्ट्रेंथ पकड़ते हुए दिखाई देंगे। आने वाले जो बाकी का साल का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है सोने चांदी को आगे की दिशा दिखाने के लिए। यानी आपको लगता है सर कि जिस तरीके की आर्टिफिशियल कोशिश सोने के दाम कंट्रोल में रखने की, डॉलर को बढ़ाने की जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से, वही कोशिश महंगाई की दर को भी कंट्रोल करने की अब अगले 2-3 महीनों में अमेरिका में दिखाई दे सकती है? बिल्कुल दिखाई दे सकती है। अगर देखिए, सत्ता तो बहुत प्यारी होती है, हाँ। और अमेरिका के दो हाउसेस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं लोकसभा के वहां पर, सेनेट, और सेनेट बोलते हैं यहाँ, जैसे हमारी यहाँ राज्यसभा है सीनियर्स का जो होता है। तो दोनों ही हाउसेस में उनकी उनकी मेजोरिटी चली जाएगी इस बार, ऐसा नजर आ रहा है। और इलेक्शन हारने के कगार पे है। प्राइमरीज अमेरिका में शुरू हो गए हैं, हाँ। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उनके अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास समय बहुत कम है इस चीज को पलटने का। मात्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का उनके पास समय है। इन 4 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, जो गिर इस समय ऑल टाइम लो पर है, वो वापस रिकवर करके यार, उन जो चीज उनको करके दिखाना पड़ेगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज महंगाई है। हम्म। ईरान युद्ध रोकना था, उनकी पावर, उनके पर कतर दिए गए हैं। हालांकि वीटो पावर यूज करके अभी भी वो युद्ध कर सकते हैं, पर अब करेंगे नहीं, हाँ। क्योंकि समय इलेक्शन का बहुत कम बचा है। तो ये आने वाले इलेक्शन, मुझे लग रहा है ये सोने चांदी के फेवर में जाएंगे, क्योंकि क्योंकि महंगाई को उनको कम करना ही पड़ेगा। कौन वोट देगा आप बताइए ना? आप हाँ, किसी ऐसे बिल्कुल सही नेता को बात है। वोट देंगे हाँ। जिसके जिसके नेतृत्व में महंगाई जो है नए 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 आयाम छू रही हो? हम्म। आप कभी ऐसे नेता को वोट नहीं देना चाहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक इंग्लिश में कहावत होती है, उसको हम बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हाँ। ही डजंट हैव मच चॉइस, ही विल हैव टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन।
देयर इज नो अदर वे टू गो। वो बाय हुक और बाय क्रुक उनको इन्फ्लेशन नीचे लानी ही पड़ेगी, वरना अमेरिकी जनता उनको सबक सिखा देगी। सर आपने क्रूड ऑयल की बात की थी, तो दर्शक हमारे बहुत ये जानना चाहते हैं कि सरकार, अब तो उनका ये कहना है सर, दर्शक ये कमेंट भी करते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम अब प्री वॉर के लेवल से भी नीचे चले गए हैं, तो अब तो सरकार को राहत देनी चाहिए। अभी तक ये कहा जा रहा था कि उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अब तो उस लेवल से नीचे चले गए हैं। तो लेकिन ये भी खबरें सर आ रही हैं कि अभी फिलहाल या हाल फिलहाल में कोई तेल के दाम में कटौती नहीं होने जा रही है। तो इसे कितना चिंताजनक आप मानते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? कल मैं एक नेशनल टीवी की बड़ी डिबेट पर था, जी। और इसी मुद्दे पर डिबेट थी हाँ। कि क्या होना चाहिए। और मैं ही उन जितने भी वहां पर पैनलिस्ट थे, भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, हाँ। एक दो और पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी थी, और एक दो और लोग थे मेरे साथ। तो मैं ही जी। अकेला वो व्यक्ति था जिसने ये बहुत जोर दे के कहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो हाँ। सीनियर प्रवक्ता थी वहां पर, उनको मैंने कहा कि आपको इस समय ये दरख्वास्त मैं करूंगा एक अर्थशास्त्री होने के नाते, कि आपको सांकेतिक तौर पे घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि अब जब $75 से नीचे आ गई है, उस समय जब हम बोल रहे थे तो 72-73 डॉलर हाँ। थी। मैंने कहा 72-73 डॉलर पे आपका, हम 67-70 डॉलर के बीच में तो पहले ही खड़े थे, अब हाँ, तो बिल्कुल। मात्र अब। और उसका लॉजिक ये, एक लॉजिक ये लोग देते हैं कि भाई क्योंकि अभी जो तेल निकल रहा है, हाँ। वो तेल पुराना तेल है, महंगा वाला तेल है, क्योंकि करीब 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं जब क्रूड ऑयल लैंड करता है, उसकी अनडॉकिंग होती है, फिर रिफाइनिंग के लिए जाता है, फिर रिफाइनिंग में समय लगता है, फिर डिपो में डिस्ट्रीब्यूट होता है पेट्रोल डीजल बन के, फिर उसके बाद आगे पहुंचता है। तो 3 से 6 हफ्ते का टाइम है। तो अभी जो तेल चल रहा है वो पुराना तेल है, वो महंगा वाला तेल है। हम्म। ये सस्ता वाला तेल अभी हमने प्रोसेस करना नहीं शुरू किया। पहला तर्क। दूसरा तर्क ये था कि भाई इतने घाटे हो चुके हैं, उन घाटों की तो भरपाई हम कम से कम कर लेना पहले, कुछ कुछ तो हाँ। हम अपने अपना भी जो नुकसान हुआ है पहले उसको पूरा कर लें। पर मुझे लगता है इन सब बातों से ऊपर ये बात है कि आप एक लोकतांत्रिक और वेलफेयर स्टेट में है, पहला। दूसरा, आप ऐसे देश में हैं जहाँ ज्यादातर लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं। हम्म। यहाँ पर 90% लोगों की आय 25,000 रुपए से कम है, बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे देश में। 25,000 रुपए, किसी किसी घर में 2-3 व्यक्ति हैं, 50-75 हो जाती है, वो अलग बात है, पर प्रति व्यक्ति हम लगाएं तो 25,000 रुपए से कम कमाने वाले लोग हैं। इनको महंगाई ने बहुत त्रस्त किया हुआ है। जितनी बार ये सब्जी, दूध, दाल, घी, तेल, साबुन, शैम्पू लेने जाते हैं, हाँ। इनकी जेब पर घात लगती है। अगर इनके पास बाइक और कार नहीं भी है तब भी घात लगती है, क्योंकि महंगाई तो कैस्केडिंग इफेक्ट बढ़ चुका है। जिसके पास बाइक और कार है वो तो दोहरी मार झेलता है। हाँ। पहले वो सामान खरीदने जाता है, वहां नुकसान होता है, उसके बाद पेट्रोल डीजल पे उसकी जेब से ज्यादा जाता है। हम्म। तो मैंने सलाह दी कि आप एक सांकेतिक तौर पर, आप कम से कम 2 रुपए, 1 रुपए सांकेतिक तौर पर आपको कम करना चाहिए। मैंने तो बल्कि उस चैनल पे बढ़ चल के ये भी कह दिया कि हाँ। शायद अभी तो आज मुहर्रम है, कल परसों छुट्टी, 3 दिन की हाँ, लगातार तीन छुट्टी है, दिन हो का सकता है लॉन्ग हॉलीडे। हाँ। हाँ, तो हो सकता है सोमवार को आपको कुछ खुशखबरी सुनाई देती मिले, जैसे कमर्शियल सिलेंडर्स पे आज रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके आएगा। पर मुझे लगता, देखिए, कम तो होगी, पर सवाल ये है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, एक पुराना गाना है। हाँ। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए कुछ इमीडिएट रिलीफ भी बनता है। हाँ। आप ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक तो वो ये भी कह रहे थे, कोई वहां पर आए हुए थे कि जो दशहरे तक आपको ठीक हो रहा है। मैंने कहा यार, दशहरा तो बहुत दूर है, कहाँ पहुंच गए आप दशहरे पे। ये तो अभी 72-73 आ गई है कीमत। तो इसलिए आपको मैं अगर होता विक्रम, तो मैं कम से हाँ। कम इस 7.5 रुपए में से आधे पैसे रोल बैक कर देता। कम हम्म। से कम 3.25 रुपए अभी कर देता, और 3.25 रुपए में जब कर देता, जब मेरा सस्ता वाला तेल पाइपलाइन में आ जाता, और मैं इसको पूरे के पूरे को रिवर्स कर देता। क्योंकि देखिए, आपको जो लोगों के यहाँ पर सवाल क्या है, मेरे घर के बजट और हाँ। एक सरकार का बजट। तो मैं समझता हूँ लोगों को मिला के सरकार बनती है, लोगों के घर के बजट भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने सरकार का फिस्कल डेफिसिट या सरकार के बाकी जो परियोजनाएं हैं। लोगों की भी अपनी योजना वो उतनी महत्वपूर्ण होती है। मैं इस बात से जोर दे के कहूंगा, और आपका शो अगर हाँ। पावर कॉरिडोर्स में पहुंच रहा है, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, उन गलियारों में पहुंच रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के सबकी तरफ से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि साहब, आपको कुछ ना कुछ सांकेतिक तौर पे, और उससे आपकी नीयत भी पता लगेगी, यार हाँ। वाकई में दोनों तरह से संवेदनशील है। सिर्फ सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं चलता। ये ऐसी पतंग नहीं है जो खाली ऊपर जाती है और फिर नीचे कभी गिरती हाँ। नहीं है। ये वो पतंग है, जब हवा ऊपर होती है तो ऊपर जाती है, जब हवा नहीं होती तो नीचे भी गिरती है। ऐसी पतंग आपको बनानी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक यू शुड कीप देम हाई फॉर टू लॉन्ग। अब लोग इसको
झेल नहीं पाएंगे। आप लोगों को, क्रूड ऑयल के लोग जागरूक हैं, देख रहे हैं क्रूड ऑयल कहाँ आ गया है। और एक और आंकड़ा आया विक्रांत निकल के, तो हमारी जो क्रूड बास्केट है, वो हाँ क्रूड बास्केट आज ही, क्रूड बास्केट हमारी उतनी ही थी जितनी अभी अभी आ गई है दाम। तो हाँ हम क्रूड बिल्कुल सर। $70 के आसपास की हाँ बास्केट आ गई। आपने देखा होगा सुबह आज हाँ एक बास्केट की हाँ खबर आई है। तो अब अगर बास्केट इतनी आ गई है, ठीक है, जो महंगा तेल है, आप कोई दुकानदार थोड़ी ना है, दुकानों पे होता है पीछे से शैम्पू हायर एमआरपी का आया हुआ है तो मैं तो इसको हाँ हायर एमआरपी पे ही बेचूंगा, मैं तो नहीं सस्ता बेचूंगा। कोई आप शैम्पू थोड़े ना बेच रहे हैं। हाँ। ये तो ऐसी चीज बेच रहे हैं जो आप, जो लोगों की जिंदगी से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है, उनके सारे घर का बजट है। बिल्कुल होना चाहिए, मेरे बस में हो तो मैं अभी आज इसी वक्त कर दूं विक्रांत। सर एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब ये तेल का संकट चल रहा था तब आपने सुझाव दिया और मैंने बहुत जगह आपका वो सुझाव सुना, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो कच्चे तेल से उस पर टिके हुए हैं, उस पर आधारित हैं, लेकिन सर हकीकत में ऐसा नहीं दिखाई देता। केवल बढ़ते वक्त उसको कह दिया जाता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़े इसलिए बढ़ाए गए, लेकिन बाद में कम नहीं होते जैसे अभी नहीं हो रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो जो आपने सुझाव दिया था कि कच्चे तेल के रेट के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल के दाम तय कर दिए जाएं कि इतनी बढ़ोतरी होगी, क्या आपको लगता है कि कभी कभी सरकार इस तरीके का कोई फॉर्मूला लागू करेगी ताकि पारदर्शिता एक ज्यादा आए, दिखाई दे कि हाँ भाई अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, लोग अपने आप, लोगों को पता होगा कि किस लेवल पर तेल के दाम क्या हो जाएंगे? देखिए इस, बिल्कुल पहली बात तो आपकी बात से, और जो मैंने बात कही थी मैं उस पर आज भी टिका हुआ हूँ कि आपको एक रेंज बाउंड कर देना चाहिए। अगर कच्चा तेल 70 से 75 है तो इतना, 75 से 80 है तो इतना, 80 से 85 है तो इतना, आप कर दें जिससे लोगों को, लोग अपना बजट कैलकुलेट कर सके। आज मेरा अगर कच्चे तेल का दाम मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे पेट्रोल के इतने देने पड़ेंगे, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा कि हाँ। इसने बढ़ा दिया, उन मंत्री जी ने ये कर दिया, इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कर दिया। दूसरा, इस समस्या की जड़ जो है ना, हम्म। इस समस्या की जड़ जिसके बारे में मैं आपके चैनल पे पहले जिक्र कर चुका हूँ, इस समस्या की जड़ यहाँ पर है कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये ना इधर की हैं ना उधर की हैं। ना हम्म। तो ये निवेशकों की हैं। हाँ निवेशकों की होती है, शेयर मार्केट में कंपनी का सिद्धांत होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा के दे निवेशक हाँ को, ज्यादा से ज्यादा हाँ वैल्यूएशन निवेशक के लिए करके दे, हाँ ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन, हाँ यही लक्ष्य होता है शेयर मार्केट में तो हर हाँ कंपनी का, जब भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, हाँ मुनाफे के लिए। हाँ दूसरी तरफ, दूसरी तरफ क्या होता है कि ये वेलफेयर स्टेट की तरह भी काम करती हैं। इलेक्शन जब घोषणा हो जाती है तो वेलफेयर स्टेट बन जाती है, ये वेलफेयर कंपनी बन जाती है कि भाई ठीक है हम नहीं बढ़ाते। तब निवेशकों के इंटरेस्ट का क्या होता है? हाँ अब निवेशक तो बेचारे उम्मीद में है कि आपने तो बढ़ाया नहीं क्योंकि अभी तो इलेक्शन आ गए या सरकार ने आपको कह दिया। तो ये जो धर्म संकट है ना इन इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने, कि यहाँ जाएं कि वहां जाएं, मुनाफे की दुनिया में जाएं या पब्लिक वेलफेयर की हाँ दुनिया में जाए, ये धर्म संकट समाप्त होना चाहिए। या तो निवेशकों के साथ आप अनजस्ट इनजस्टिस कर रहे हैं, हाँ या आप आम जनता के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। दोनों में से एक काम आप करते हैं। आप देख लीजिए कभी भी पलट हाँ। के, दोनों में से अब आजकल आजकल मेरे हिसाब से जो है वो जनता के साथ और इनजस्टिस हो दोनों ही रही है, खुश ठीक नहीं है। रहते सर, इनके निवेशक भी खुश दोनों ही, नहीं हाँ, रहते और जनता भी खुश बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रहती। तो हाँ तो दो नाव पे चलने वाला तो हमेशा परेशान होगा, ये तो पुरानी कहावत है विक्रांत। जो आदमी दो नाव पे पैर रखेगा हाँ उसकी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तो अब इलेक्शन के दौरान आप जो है उधर के, तो ये इसका हल मैंने बताया था। और हाँ ये संकट समझ में आता है क्योंकि 50-55% सरकार के पास शेयर्स हैं, हाँ बाकी के शेयर कुछ एफआईआई, कुछ डीआईआई के पास, और रिटेल निवेशकों के पास, कुछ संस्थाओं के पास शेयर है। तो ये धर्म संकट का एक ही हल है कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सरकार को पूरी तरह से अपने इसमें जो विनिवेश हुआ था, जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको रिवर्स कर देना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बायबैक के प्रावधान है, इनके शेयर्स को बायबैक कर लेना चाहिए। ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी हो जाए। अगर ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी हो जाएंगी तो हाँ हम फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का नाम अलग से नहीं लेंगे। हाँ हम बिल्कुल, कहेंगे फिर सरकार ने सरकार, घटा दिए, हाँ बिल्कुल। सरकार ने बढ़ा दिए, सरकार ने घटा दिए, ये हम्म। अब भाई महंगा हुआ है तो बढ़ा दिए, और आप और नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप इनको चलाते रहिए। आप इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी उनको उनको काम करते रहे, सब कुछ वैसे ही चलता हाँ रहे। पर ये जो निवेश, एक कभी ये निवेशकों के सगे, हाँ कभी ये सरकार के सगे, ये जो है ना, ये बार बार पाला बदलना, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। यही इस समस्या की जड़ में और यही कारण है, मैं आपको बताऊं हाँ विक्रांत, बिल्कुल। कि ये जो अभी इस समय नहीं घटाए जा रहे हैं, कि इस समय ये निवेशकों की हो गई हैं। हाँ अभी अभी ये निवेशकों की हो गई हैं आजकल। हाँ पहले 76 दिन ये सरकार की थी। हाँ। देखिए आप कैसे पाला 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 बदल, जब 76 दिन नहीं बढ़े हम्म। और वहां पर दाम $126 तक पहुंच गए हाँ थे,
तो ये सरकार की हो गई थी, ये हाँ, पब्लिक वेलफेयर में आ गई थी। अब आजकल ये निवेशकों की हो गई कि भाई हम पहले अपना घाटा पूरा कर लें। हाँ, 19,000 करोड़ तो इन्होंने जनवरी मार्च में क्वार्टर में मुनाफा कमाया था, 19,000 करोड़ का। अभी मार्च को बीते कोई सालों नहीं हो गए हैं, एक क्वार्टर ही बीता है, एक बिल्कुल। क्वार्टर भी पूरा नहीं बीता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सालों से घाटा खा रहे हैं। आप तो लॉस मेकिंग कंपनी है, आपकी तो नेटवर्थ जीरो होती जा रही है, हाँ, आपके तो एसेट्स ही इरोड होते जा रहे हैं, आपका तो दिवालिया निकलने का नौबत आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो सारी समस्या के जड़ में ये धर्म संकट है, जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ। और कल भी मैंने यही बात करी उस हाँ, नेशनल डिबेट में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी भी थी। और होता क्या है कि देखिए, हम तो अपनी बात कह देते हैं। अब हाँ, जो प्रवक्ता आते हैं, वो प्रवक्ता कोई डिसीजन मेकर्स तो होते हाँ, नहीं है। बिल्कुल सही उनको बात। तो पार्टी 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 की तरफ से डिबेट में भेजा जाता है, पार्टी का पक्ष रखो वहां जाके। हाँ, अब ठीक है, वो बात जाके कहेंगे भैया लोग ऐसे कह रहे हैं, वहाँ अर्थशास्त्री आए थे वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है। बाकी मुझे लगता है थोड़ी सी संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, कि आप अब थोड़ा अपना मुनाफा, कुछ अपने लॉस भी रिकवर करिए, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट जनता को भी देते रहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी सर, थैंक यू। जनता ने तो सर सरकार को चुना है ना, तो हमारी जवाबदेही भी सरकार से होनी चाहिए। तेल कंपनियों को बीच से अलग ही हो जाना चाहिए कि आप पूरी तरीके से सरकार के जी। कंट्रोल में रहें। बहुत बहुत क्यों शुक्रिया क्योंकि शरद सर। जी। क्योंकि विक्रांत, ये प्रोडक्ट ऐसा है, हाँ, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये एक ऐसी वस्तु है हाँ, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक हाँ, कि किसानों तक से जुड़ा हुआ हाँ, है। हर आदमी, खेती बाड़ी से ये प्रोडक्ट पूरी जुड़ा खेती हुआ है। तो बाड़ी। ये ऐसे प्रोडक्ट में संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप फर्टिलाइजर में, सरकार 3 लाख हाँ, करोड़ आज सब्सिडी हो गई है फर्टिलाइजर की। हाँ, तो जैसे आप फर्टिलाइजर को अपने नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज ना हो जाए, उसके रेट ना बढ़ जाए, वो मुनाफिज दाम पे बढ़ता रहे, इसको भी आम जनता जो है, ये भी एक तरह से उसी कैटेगरी में आती है कि यहाँ पर संवेदनशीलता ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, चर्चा में धन्यवाद। शामिल थैंक हुए, यू। बहुत बहुत शुक्रिया।